पानी का महत्व। नीरपुर गांव चारों तरफ पहाड़, हरियाली और खूबसूरती से घिरा हुआ था। वहाँ के लोग ज्यादातर खेती किया करते थे। गांव के लोगों को प्राकृतिक चीजों की कोई कमी नहीं थी। पेड़ पौधे, पानी, हरियाली। नीरपुर एक बहुत ही साथ ही साथ सभी लोग गड्ढे खोद देते हैं जिनमें पानी भर जाए और उनके साथ साथ रास्ता बना देते हैं ताकि बारिश का पानी इधर उधर जाने के बजाय गड्ढे के जरिए जमीन में वापस चला जाए। मुझे लगता है कि अब हम सबने सारा काम पक्का कर दिया। इस साल की बारिश के इकट्ठा हुए पानी से हमारा काम चल जाना चाहिए। हाँ, बाबा के कहे अनुसार पेड़ों की वजह से बारिश अच्छी हुई है इस बार और हमारी बनाई हुई सारी नहर और गड्ढे भी भर चुके हैं। अगले साल की सिंचाई में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। बाबा, आपने बिल्कुल सही उपाय बताया था पानी को इकट्ठा करने का। अगर बारिश ना भी हुई तो भी गुजर चल जाएगा। अब बारिश का मौसम आता है और खूब जोरदार बारिश होने लगती है। सब लोग तो कुछ और ही अंदाजा लगाकर बैठे थे। अब बारिश देखकर गांव के सभी लोग गुड़िया की मम्मा, ठंड का मौसम शुरू हो गया है और हम इस बार भी अपनी बेटी को अभी तक गर्म स्वेटर नहीं लेकर दे सके। मुझे बहुत चिंता हो रही है। आप चिंता ना करें, कुछ पैसे मैंने जमा कर लिए हैं और इस महीने की बचत जमा करके हम अपनी बेटी को गर्म स्वेटर ले देंगे। लाल लाल रंग का स्वेटर लूंगी मैं। मुझे लाल रंग का अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी आपकी बूढ़ी गाय इस घर से। दिन रात विधि अपने पति के साथ जिद करती है मधु को बेचने की। फिर एक दिन शंकर बीवी के आगे मजबूर हो जाता है और उसे बीवी की बात माननी ही पड़ती है। अगले ही दिन विधि उस व्यापारी को घर बुला लेती है। लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। पर रमेश ने तो बोला था कि इस बार बारिश नहीं होगी। ये तो पिछले बार से भी तेज बारिश है। इसका मतलब इन्होंने मिलकर हमसे झूठ बोला। हाँ, और हमने जो बेवजह इतनी सारी मेहनत की उसका क्या? ये सभी लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग भीड़ में इकट्ठा होकर उनकी तरफ चले आ रहे हैं। स्वेटर बहुत पसंद है। मैं अपनी बेटी के लिए लाल रंग का स्वेटर ही लाऊंगा। ऐसे कहते हुए पापा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेता है और फिर पापा चिड़िया अपने काम पर निकल जाता है। पापा चिड़िया चील के यहाँ काम करता था। पापा चिड़िया जंगल से सूखी लकड़ियाँ काटता और चील को बेचा करता था, जिससे उसके परिवार का थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता। चील दी, आज मुझे 100 नंदिनी, देख तो जरा, ये कौन आया है हमारे घर पे? हाँ दीदी, और इसके हाथ में तो रस्सी भी है। कहीं मालिक ने हम में से किसी को बेचने के लिए व्यापारी तो नहीं बुलाया है? नहीं मेरी बच्चियों, ऐसा ना सोचो। मालिक और मालकिन बहुत अच्छे हैं, उन पे खामखा शक ना। ये इतने सारे लोग एकदम से यहाँ क्यों आ रहे हैं? तभी गांव के लोग देखते हैं कि वो सभी अपने हाथों में फल और मिठाई लिए हुए हैं और उन सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। तभी उनमें से एक व्यक्ति आगे आकर बोलता है, हम लोग पास के गांव सीमापुर से आए हैं। मैं वहां का सरपंच हूं। हम लोग आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, खास तौर पर सरपंच जी, बाबा करोड़ीमल और रमेश का। रुपए एडवांस दे दें, मैं बाद में लौटा दूंगा आपको। आप बहुत अच्छे से काम करते हो, मुझे विश्वास है आप पर। ऐसे पापा चिड़िया चील से 100 रुपए एडवांस ले लेता है और बहुत खुशी खुशी अपने घर लौटता है। गुड़िया की मम्मा, लाओ, जो पैसे आपके पास हैं वो मुझे दे दें। बाकी का बंदोबस्त मैंने कर लिया है। तो क्या आप गुड़िया का स्वेटर लेने जा रहे हैं? हाँ। करो, मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ। वो हम में से किसी को भी बेच नहीं सकते। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। शायद भगवान ना करे ऐसा दिन कभी आए जिस दिन हमें एक दूसरे से अलग होना पड़े। हम तो मर ही जाएंगे। व्यापारी शंकर की पत्नी को मधु के बदले 7,000 आप लोगों की वजह से ही ये सब हो पाया है। ना जाने कितने सालों बाद हमने बारिश देखी है। इंद्रदेव तो मानो हमसे रूठ ही गए थे।
फिर वो सभी लोग एक एक करके बड़े लोगों के पैर छूने लगते हैं और उनकी आंखों में आंसू थे। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? कम से कम पैर तो ना छूइए। ये तो बहुत छोटी सी चीज है बाबा, जो आपने हमारे आज मैं अपनी बेटी के लिए स्वेटर ले आऊंगा। ठंड बढ़ रही है, हमारी बेटी बीमार भी हो सकती है। मम्मा चिड़िया अपने पति को कुछ पैसे जो उसने जमा किए थे दे देती है। पापा, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहें, मुझे शाम भी हो सकती है। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी के लिए गर्म स्वेटर लेने घर से निकलता है। वो बहुत खुशी खुशी जा रहा था। आज तो मेरी बेटी खुश। रुपए देता है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद इतनी बड़ी रकम हाथ आई है। लेकिन शंकर इस बात से बहुत दुखी था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ये कैसी औरत है, चंद पैसे के लिए घर की लक्ष्मी को ही बेच रही है। थोड़ी देर बाद शंकर मधु के पास आता है और उसके सर पे हाथ फेरता है। हमारे लिए किया है, उसका एहसान तो हम कभी नहीं भूलेंगे। तभी बाबा किरोड़ी मल आगे आकर बोलते हैं। ये कोई एहसान वगैरह नहीं था। दरअसल हमें पता था हमारे यहाँ इस साल हर बार की तरह बारिश होगी। तो फिर आपने हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाई? बेटा देखो, जिस हिसाब से हमारा गांव है, यहाँ हर बार बारिश होना लाजमी है, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। हो जाएगी। ये चिड़िया का पति पैसों की थैली लिए कहाँ जा रहा है? देखता हूँ इसे। पीछे से कालू कौवा बहुत तेजी से आता है और पापा चिड़िया से पैसों वाली थैली छीन लेता है। रुको रुको दुष्ट कौवे, ये पैसे मेरी बेटी के स्वेटर के लिए हैं। चलो भाग भाग यहाँ से, वरना मार मार कर बंदर बना दूंगा। कौवा वहाँ से भाग जाता है और मुझे माफ कर दो मधु, पत्नी की जिद के आगे मुझे तुम्हें बेचना पड़ रहा है। उसे लगता है कि तुम अब बूढ़ी हो गई हो, हमारे किसी काम की नहीं हो अब। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुन के मधु, चांदनी और रोशनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन क्योंकि हमने जंगल में जाकर पेड़ काटे थे, तो हमारी वजह से पड़ोस वाले गांव में बारिश नहीं हो रही थी। हाँ, अब जो पेड़ हमने लगाए हैं, उससे क्या होगा कि जो बादल हर साल बिना बारिश के यहाँ से चले जा रहे थे, पेड़ों की वजह से वो एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। और हमारे यहाँ तो बारिश हुई है, पड़ोस के गांव में जो बारिश हमारे पेड़ काटने की वजह से। और पापा चिड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। मैं अपनी बेटी से घर जाकर क्या कहूँगा? मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मम्मा, पापा कब आएंगे? बेटी, आपके पापा आने ही वाले होंगे, अब तो रात होने वाली है। पापा चिड़िया भी घर आ जाता है। पापा, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा गरम स्वेटर कहाँ? माँ, तुम्हें तो बड़ा यकीन था ना मालिक पे। देखा कैसा यकीन तोड़ दिया एक ही झटके में। आपने इनके लिए इतना कुछ किया, दूध के साथ अपना खून भी निचोड़ के दिया। जब इनका घर गृहस्थी बन गई, तो अब इनको लगने लगा आप किसी काम की नहीं हो। कल को ये नहीं हो रही थी, वो भी इस साल हो गई। और जो पानी इकट्ठा किया था, वो लोगों के भी काम आएगा और हमारे भी। बाबा, हम अब सीमापुर के लोगों को देखकर समझ गए कि पानी का क्या महत्व है और आपने हम सबसे मेहनत क्यों करवाई। हाँ, पानी की कमी होना वाकई में एक समस्या बन सकती है। हमें खुद ही पानी बचाना चाहिए, बल्कि प्रकृति की और चीजों को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हाँ है, आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? वो काला कौवा मुझसे पैसे छीनकर भाग गया और धमकियां भी दे रहा था। वो कौवे बहुत बुरे हैं, वो हर किसी के साथ ऐसा ही करते हैं। मैं उनके घर जाता हूँ। नहीं, रहने दें, वो लड़ाई शुरू कर देंगे हमारे साथ। हमारी छोटी सी बच्ची भी है, वो कौवे हमारी बच्ची को भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई बात नहीं पापा, आप परेशान। ये लोग हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब क्या होगा माँ? ये व्यापारी आपको कसाई को दे देगा। हाँ माँ, सच कहते हैं, इंसानों को जिस चीज से फायदा होता है उसको रखते हैं। अगर वो चीज किसी काम की ना रहे, उसे नहीं
मतलबी होते हैं ये इंसान। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है मेरी बच्चियों, पर मेरी भी समझ में नहीं आ रहा मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी व्यापारी मधु को रस्सी से बांध के वहां से ले जाने लगता है। चांदनी और रोशनी बहुत रोती हैं। मक्खी चूस बहू, वैसे आपने कंजूस इंसान तो बहुत देखे होंगे, क्या आपने मक्खी चूस इंसान देखा है? तो चलिए आज आपको एक मक्खी चूस बहू से रूबरू करवाते हैं। शादी करके कोमल अपने ससुराल चली आती है। कोमल के ससुराल में उसका पति रमेश, जो किसी काम का नहीं था, वो बस सारा दिन आवारागर्दी करता रहता था। और सास इस बार भी मैं पीपल के पत्तों का स्वेटर बनाकर ठंड का मौसम गुजार लूंगी। गोरी गोरी कहाँ है जग्गू? जग्गू बाहर गया हुआ है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? देखो तो मैं अपने बेटे के लिए क्या लाया हूँ। गरम स्वेटर। जग्गू तो खुश हो जाएगा गरम स्वेटर देखकर। वो कल भी मुझे कह रहा था कि मम्मा ठंड लग रही है। मगर कालू, तुमने गरम स्वेटर लेने के लिए पैसे कहाँ से लिए? माँ हम आपके बिना कैसे रहेंगे? जाते जाते मधु की आंखों में बस आंसू थे। वो तो अपने मालिक से उसके बेचने का शिकवा भी नहीं कर पाई। व्यापारी उस बुजुर्ग गाय को रास्ते में खूब मारते मारते ले जाता है। घर पहुंच के उसे गौशाला में बांध देता है और खूब सारा चारा खिलाता है। ससुर, जो बेचारे बुढ़ापे की उम्र में अपने जीवन के आखिरी दिन जी रहे थे। अब कोमल एक नंबर की कंजूस मक्खी चूस थी। 2 दिन बाद, बहू तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? माँ जी, मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? रमेश ने तो कहा मुझसे कि कोमल अपने मायके से 10,000 रुपए लाई है। ओहो, वो निकम्मे आदमी ने ये बात भी अपने माता पिता से कह दी। कोई बात नहीं रहती उनके पेट में। छीन लिए चिड़िया के पति से। बहुत अच्छा किया। वो कमजोर चिड़ियों का परिवार हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं तो कहती हूँ उनसे घर भी छीन लेते हैं। अभी जग्गू थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर छीन लूंगा उनसे उनका घर भी। मम्मा, ठंड लग रही है, आप कल मुझे पीपल के पत्तों से स्वेटर बना देना। हाँ बेटा। है, लेकिन मधु को पता था कि उसे खूब खिलाएगा पिलाएगा, फिर कसाई को उसे बेच के मोटी रकम हासिल करेगा। फिर थोड़ी देर में कसाई व्यापारी से मिलने आता है। व्यापारी उसे कहता है कि कुछ दिनों में आके उसे ले जाए। नहीं, ये व्यापारी तो मुझे कसाई को सौंप रहे हैं। अब माँ जी, वो पैसा ना मेरे पिताजी का है। उन्होंने कुछ दिनों के लिए मुझे वो पैसे संभाल कर रखने के लिए दिए हैं। बहू, इतने बड़े बाप की बेटी है तू, तेरे पिताजी के पास क्या कमी है पैसों की? जा उन पैसों से घर में राशन भर ले। तुझे तो पता है ना, तेरा निकम्मा पति तो कुछ कमाता नहीं। अब क्या हम भूखे रहकर पूरा दिन गुजारे? पर माँ जी, पर कुछ नहीं। अब तू इस घर की बहू है और तुझे इस घर के बारे में सोचना चाहिए। जा अब। बेटी, मैं कल लेकर आऊंगी पीपल के पत्ते। अब आप मेरे साथ आकर लेट जाओ। मैं फिर से पैसे जमा करूंगा और लेकर दूंगा अपनी बेटी को गरम स्वेटर। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया पीपल के पत्ते लेने जाती है। पीपल का पेड़ इंसानों की बस्ती में था। चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में पहुंच जाती है। वो पीपल के पेड़ पर बैठ जाती है। पीपल के पेड़ के नीचे किसान की पत्नी अपने बेटे के साथ। मुझे नहीं मरना मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? हाँ, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे वापस मालिक और अपनी बच्चियों के पास जाना होगा। न जाने मेरी बच्चियों का मेरे बिना क्या हाल है। उधर कोमल उदास होकर अपने कमरे में चली आती है और अपनी अलमारी से 10,000 रुपए निकालती है। बस इसी 10,000 पर चलेगा जैसे इन भूखड़ लोगों का घर। कितनी मेहनत से एक एक पैसा अपने पिताजी के पास मैंने जमा किया था और अब ये एक ही झटके में चले जाएंगे। कोमल वो पैसे लेकर बाहर आती है। अब कोमल तो एक नंबर की मक्खी चूस थी। उसके पास से पैसे निकालना मतलब भूखे शेर के मुंह से निवाला छीनने के बराबर था। साथ बैठी हुई थी। बेटा, जो गर्म कपड़े पिछले साल के आपके छोटे हो गए हैं, वो कपड़े आप किसी गरीब को दे आना।
हाँ मम्मा, ऐसे किसी गरीब की मदद हो जाएगी। ये सुनकर चिड़िया जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, अपने पुराने कपड़े आप मुझे दे दें। मेरी बेटी के पास गर्म स्वेटर नहीं है, उसे बहुत ठंड लगती है। चिड़िया, मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगेगा। मैं चांदनी और रोशनी का अपनी माँ के बिना बहुत बुरा हाल था। फिर रात में जैसे तैसे गले का खूंटा तोड़ के मधु भागती हुई घर पहुंच जाती है। चांदनी और रोशनी को जैसे ही अपनी माँ दिखती है, उनके लिए मानो सवेरा हो जाता है। मधु अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगाती है। माँ, आप आ गई। अब हमें छोड़ के कभी मत जाना, हम आपके बिना मर जाएंगे। माँ, सुन बहू, सारा सामान बराबर लाना, किसी चीज में कंजूसी नहीं करना, समझी? जा अब। बहू एक काम कर, रमेश को भी अपने साथ ले जा। सारा दिन बस घूमता फिरता है, कुछ काम तो करेगा घर का। कोमल और रमेश घर का सामान लेने के लिए बाहर चले जाते हैं। अरे कोमल, बाजार तो यहाँ से बहुत दूर है, चलो हम रिक्शा में चलते हैं। रिक्शा में चलते हैं? अरे निकम्मे इंसान, एक टॉफी खरीदने के तो पैसे हैं नहीं तुम्हारे पास, और रिक्शे में जाने की बात कर रहे हो। पैर क्या कट गए आपके जो पैदल नहीं चल सकते? अभी आपको छोटू के पिछले साल वाले सारे गर्म कपड़े ला देती हूँ। फिर किसान की पत्नी एक कपड़े में बांधकर काफी सारे गर्म कपड़े चिड़िया को दे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, आपके ये पुराने कपड़े हमारे लिए नई जिंदगी है। चिड़िया वो कपड़े लेकर अपने जंगल वापस चली जाती है। घर जाकर चिड़िया कपड़े खोलती है। मम्मा, माँ, हाँ मेरी बच्चियों, मैं अब कभी भी नहीं जाने वाली हूँ। सुबह जब शंकर दूध निकालने गौशाला में आता है और वहाँ वो मधु को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। उसके सर पे हाथ फेर के प्यार देता है। विधि, विधि देखो तो कौन आया है। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? कौन आया है? हाँ, चलो पैदल। अरे कोमल, पैसे तो हैं तुम्हारे पास, फिर इतनी कंजूसी क्यों? तुम्हारी मेहनत के पैसे नहीं है जो बेकार में लुटाना शुरू कर दूं। पैसा कमा कर देखो तब पता चलेगा। अरे कोमल, 20 रुपए तो लगेंगे रिक्शा के, देखो ना कितनी धूप है। बड़ा शौक है ना, अभी मजा चखाती हूँ इन्हें। तभी कोमल रमेश के साथ एक रिक्शे में बैठकर बाजार चली आती है। दोनों इतने सारे गर्म कपड़े ये कहाँ से लाई हैं आप? ये सब मुझे किसान की पत्नी ने दिया है। ये लाल स्वेटर तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैंने सोच रखा था। एक स्वेटर उठाते हुए गुड़िया ऐसे ही कहती है, अब मेरी बेटी को ठंड नहीं लगेगी। मम्मा, बाकी के कपड़े हम दूसरे पक्षियों को दे देंगे। हाँ बेटी, मैं अभी ये मधु ये वापस कैसे आ गई? देखा, मैं ना कहता था, मधु हमें बहुत प्यार करती है, उसको हमें नहीं बेचना चाहिए। तुम चुप रहो जी, चिल्ला के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। इस बूढ़ी बेकार गाय को मुफ्त का खाने की आदत हो गई है। मैं कहती हूँ जल्दी इस व्यापारी को बुलाओ, उससे पैसे लिए हैं। दोनों रिक्शा से उतरते हैं, तभी रिक्शे वाला कहता है, 30 रुपए हुए आपके। क्या 30 रुपए? हाँ बहन, रिक्शा का किराया बढ़ गया है। कोमल गुस्से भरी निगाहों से रमेश की ओर देखने लगती है। वो मुझे लगा 20 रुपए होंगे। कब बढ़ा रिक्शा का किराया? 2 साल पहले। अरे अजीब दादागिरी है, 2 कदम के 30 रुपए ले रहे हो? क्या पूरी दुनिया में मैं ही मिली आपको लूटने के लिए? चुपचाप मेरे पैसे निकालिए, वरना अच्छा नहीं होगा। जब इतना मैं स्वेटर और चादर कबूतर और मिट्ठू को देकर आती हूँ। गुड़िया अपना लाल स्वेटर पहनकर बहुत खुश थी। वो खुद को बहुत गर्म महसूस कर रही थी। शाम को जब पापा चिड़िया घर आता है तो मम्मा चिड़िया अपने पति को सारी बात बताती है। मैं तो वहाँ पीपल के पत्ते लेने गई थी और मुझे ये सब मिल गया। ऊपर वाला जब करता है ऐसे ही गरीबों की मदद करता। यहाँ आके इसे ले जाए। शंकर मजबूर होकर फिर से उसी व्यापारी को बुलाता है मधु को ले जाने के लिए। भाई साहब, इस बार इस गाय को मोटी रस्सी से बांध के ले जाना ताकि दोबारा लौट के ना आए। माँ, ये फिर से आपको भेजने की तैयारी में है। कोई बात नहीं बेटी, मालिक ने अगर महंगा किराया है तो हमें रिक्शे में बिठाने से पहले किराया बता देना था। कोमल जाने दो। आप चुप रहिए। मेरे 30 रुपए दे दो बहन, मुझे और भी सवारी लेकर जानी है। अरे ऐसे कैसे दे दूं? 10 रुपए लेना है तो लो, वरना चलते बनो यहाँ से। बड़ी कंजूस किस्म की औरत है ये,
लाइए 10 रुपए ही दे दीजिए। कोमल रिक्शे वाले को 10 का नोट देती है। तभी रिक्शे वाला गुस्से में आकर रमेश को एक जोरदार चाटा मार देता है। मुझे क्यों मारा? आज के बाद है। जग्गू कौवे के मम्मा पापा बाहर थे। जग्गू आग से खेल रहा था कि घर में आग लग जाती है। आग भरने से पहले पहले जग्गू तो घर से बाहर निकल जाता है, मगर घर और घर का सारा सामान देखते ही देखते जल जाता है। कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। जल गया कालू, सब जल गया। मेरे जग्गू का गरम स्वेटर भी और घर भी सब जल गया। मेरे लिए यही सोचा है तो यही सही। इस बार मैं लौट के नहीं आऊंगी। बस मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना ख्याल रखना। नहीं माँ, ऐसा ना कहो। व्यापारी मधु को फिर से ले जाता है, पर इस बार मधु जाने में कोई दोबारा कभी मत मिलना मुझे, समझा ना, मक्खी चूस के पति। इतना कहकर रिक्शे वाला रिक्शा लेकर वहाँ से चला जाता है। कितनी जोर से मारा उसने चाटा, पूरा कान सुन करके चला गया। चलो अब। कोमल रमेश के साथ बाजार में सामान ले रही होती है, तभी उसे कच्चा आम दिखाई देता है। कच्चा आम, चलो घर जाकर इसका अचार बनाऊंगी। कोमल रमेश के साथ उस सब्जी वाले के पास आती है। भैया, ये कच्चे आम कैसे दिए? 40 रुपए किलो है। गया मम्मा, मैं बैठा आग से खेल रहा था कि चिंगारी नीचे गिर गई। गौरी, अगर ठंड बढ़ गई तो हम ठंड से मर जाएंगे। अब इतनी जल्दी घर भी नहीं बन सकता। अब तो किसी पेड़ में छुपकर ही कुछ दिन गुजारने होंगे। रात हो जाती है। रात को तेज बारिश शुरू हो जाती है। एक ठंड और ऊपर जिद नहीं करती, क्योंकि उसे पता था उसकी जिद करने का कोई फायदा नहीं। वो अगर फिर से लौट आई तो मालकिन उसे फिर से भिजवा देगी। इधर चांदनी और रोशनी का रो रो के बुरा हाल था। दोनों ने माँ की याद में खाना पीना छोड़ दिया था। दोनों बीमार हो गई थी, दूध देना छोड़ दिया था। देखिए ना जी, किसकी नजर लग गई हमारे घर को। चांदनी और रोशनी। अच्छा है, ले लो कोमल, ले लो। चुप रहिए आप, दिमाग खराब है क्या? आपको कुछ पता तो होता नहीं है क्या? भैया 5 रुपए किलो लगाओ। क्या 5 रुपए किलो? अरे बहन, 5 रुपए भी बहुत महंगा हो जाएगा आपके लिए। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक आम का बड़ा सा पेड़ है, वहाँ जाकर जितनी मर्जी हो मुफ्त में आम तोड़ो। अच्छा, तो हम वहीं जाते हैं। चलिए रमेश। अरे कोमल। कोमल रमेश को वहाँ से लेकर चली जाती है। बड़ी मक्खी चूस है ये औरत। ऊपर से बारिश। चिड़िया अपने घर में अपने परिवार के साथ गरम चादर में छुपी बैठी थी। ये चादर ना होती तो हम ठंड से मर रहे होते। अब तो जरा भी ठंड नहीं लग रही और मुझे बारिश अच्छी लग रही है। इससे बढ़कर क्या खुशी होगी कि हम सब साथ हैं, घर है, खाने को भोजन और गर्म कपड़े भी। दूसरी तरफ कौवों का परिवार ठंडी रात में एक पेड़ के पत्तों में छुपा कांप रहा। रोशनी कितनी बीमार है, खाना पीना छोड़ दिया है दोनों ने। इतना अच्छा कारोबार हमारा बंद हो गया है। ये और कुछ नहीं, मधु का फिटकार लगा है हमें। बोझ थी ना वो तुम्हारे लिए, जबरदस्ती उसे बेच दिया। जिसने शुरू से हमारा साथ दिया, बाद में जब वो तुम्हारे किसी काम ना आने लगी तो उसे बेच दिया। खुद गर्ज औरत, इनको भी इनकी माँ। कोमल रमेश को आम के पेड़ के पास ले जाती है जहाँ कई सारे कच्चे आम लगे हुए थे। वाह, इस पेड़ पर तो कितने सारे आम हैं। रमेश, चढ़िए जल्दी पेड़ पर। मुझे नहीं आता है पेड़ पर चढ़ना। कोमल, 40 रुपए के लिए क्यों इतनी मगजमारी कर रही हो? चुपचाप पेड़ पर चढ़ रहे हो या नहीं? रमेश परेशान होकर पेड़ पर चढ़ने लगता है। चढ़ते चढ़ते वो कई बार पेड़ से गिर जाता है। निकम्मे आदमी किसी का था। इसे कहते हैं प्रकृति का न्याय। कैंची से काटूंगा मैं तेरी ये लंबी जुबान, कैंची से काट दूंगा। हाथ तो लगाओ, मेरे भाई मार मार कर तुम्हें गंजा कर देंगे, बुड्ढे काली शक्ल वाले। मर जा, इससे तो अच्छा है तुम मर ही जाओ। न जाने कब छूटेगी मेरी जान तुमसे। मैं मर भी गई तो फिर भी तुम्हारी जान छोड़ने वाली नहीं। ऐसे से अलग कर दिया, ये तो होना ही था। मुझे अपने साथ पाप का भागीदार बना दिया तुमने। आप सही कह रहे हैं जी, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप उस व्यापारी के पैसे लौटा दीजिए
और मधु को घर ले आइए। अगले दिन जब शंकर और विधि मधु को लेने काम के नहीं हो, पेड़ पर भी चढ़ना नहीं आता। किस कंजूस पत्नी से पाला पड़ा है मेरा, ये तो एक नंबर की मक्खी चूस है। फिर क्या था, 10 बार गिरने के बाद जैसे तैसे रमेश उस पेड़ पर चढ़ जाता है और एक एक करके आम तोड़कर कोमल के पास नीचे फेंकता जाता है। कोमल के पास की थैली पूरे कच्चे आम से भर चुकी थी। तभी उस पेड़ का मालिक वहां जाता है। वो रमेश को पेड़ पर चढ़ा दे। गुस्से में गौरी कवि अपने घर से निकलती है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। गौरी रास्ते में जाते हुए ऐसे बड़बड़ा रही थी। उसे भूख लगी हुई थी। उसे एक चने का दाना मिल जाता है। अगर घर ले गई तो बुढ़ा कालू ये चने का दाना भी छीन कर खा लेगा। मैं ये चने का दाना इधर ही खा लेती हूँ या फिर वहाँ पेड़ के ऊपर बैठकर खाती हूँ। गौरी वो चने का दाना उठाकर एक सूखे हुए पेड़ व्यापारी के घर जाते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि व्यापारी ने मधु को कसाई को बेच दिया है और कसाई मधु को ले जा रहा है। अरे कौन हो तुम और मेरी मधु को कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहा हूँ मतलब? मैंने इसे खरीदा है, वो भी डबल भाव में। मैं तुम्हें इसके भी डबल पैसे दूंगा। मेरी गाय मुझे वापस कर दो। ठीक है, ले लो। मुझे तो देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है। कौन है तू? और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आम के पेड़ पर चढ़ने की? उतर नीचे, आज तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही डेंजर आदमी लगता है। कोमल अब क्या करें? तभी कोमल रमेश से कहती है, अरे भाई साहब, आप कौन है? और मेरा नाम कोमल नहीं कलावती है। अरे भैया, मैंने इन भाई साहब को कहा भी कि पर जाकर बैठ जाती है। बैठते समय गौरी की चोंच से वो चने का दाना गिर जाता है और पेड़ की खोखर में चला जाता है। मेरी किस्मत ही खराब है, बहुत मुश्किल से मिला था ये चने का दाना, वो भी इस पेड़ की खोखर में गिर गया। गौरी वो दाना निकालने के लिए पेड़ के अंदर जाती है और सुराख छोटा होने की वजह से गौरी वहाँ फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई तो पैसे से मतलब है, पर इस बूढ़ी गाय में रखा क्या है? वो तुमसे मतलब नहीं है। तुम बस पैसे लो और हमारी गाय को वापस करो। शंकर और मधु कसाई को पैसे देते हैं और मधु को वापस ले आते हैं। मधु, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मेरी वजह से आज तुम्हारे साथ वो कसाई न जाने क्या कर। देखिए, ऐसे किसी के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ना अच्छी बात नहीं है, पर इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। निकम्मे इंसान, मैं तो तुझे अपना नौकर भी ना बनाऊं और तू अपने आप को मेरा पति कह रहा है। भाई साहब, ये पेड़ पर जो चढ़ा है ना, इसकी हड्डी पसली तोड़ देना। इतना कहकर कोमल वहां से चली जाती है। फिर क्या था, पेड़ का मालिक रमेश को पकड़ता है और लात घूसों से रमेश की धुलाई करता है। उसे उठा मुझे इस पेड़ की खोखर से बाहर निकाले, मुझे बचाओ। गौरी जोर लगाती है, शोर मचाती है, मगर वहाँ कोई नहीं था जो उसे बाहर निकालता। शाम हो जाती है। गौरी अभी तक लौट कर नहीं आई थी। वो मनहूस अभी तक लौटी नहीं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार, मेरी पत्नी सुबह से लौट कर नहीं आई, कहीं देखा है तुमने? लेता। हाँ मधु, अब जो भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगा। जब चांदनी और रोशनी अपनी माँ को वापस पाती हैं, तो बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों अपनी माँ के गले लग जाती हैं। राम जी के पास एक गाय थी जिसका नाम चांदनी था और एक बैल था जिसका नाम चांद था। चांदनी बहुत जल्द एक बच्चा देने वाली थी। राम जी अपनी गाय और बैल से बहुत ही उठाकर पटकता है। रात का समय, रमेश बुरी हालत और फटे कपड़ों में घायल होकर घर आता है। रमेश बेटा, ये क्या हालत हो गई तेरी? तभी रमेश सारी बात बताता है। ये कोमल बहुत ही मक्खी चूस है माँ। वाह जी वाह, एक तो मेरे कारण घर में इतने सारे कच्चे आम आए और आप मुझे ही सुना रहे हो। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। बहू, जा रमेश को डॉक्टर के पास ले जा, देख कितनी। उसे नहीं कौवे, मैं तो आज सुबह से अपने घर पर ही हूँ। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है। हाँ कौवे भैया, आज सुबह गौरी बहुत गुस्से में कुछ बोलती हुई उस दिशा में जा रही थी। अभी तक नहीं लौटी, न जाने कहाँ चली गई है।
रात का अंधेरा बढ़ जाता है और कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। अभी तक नहीं आई, कहीं कहीं गोरी। कुछ सोचकर कालू कौवा नाचने लगता है। प्यार करता था। चांदनी और चांद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चांद तो मानो पति की तरह चांदनी का ख्याल रखता था। एक दिन राम जी अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अब जल्द ही हमारे भाग खुलने वाले हैं। बहुत जल्द चांदनी को बच्चा होने वाला है। उसके बाद चांदनी खूब सारा दूध देगी। उस दूध को बेचने मैं शहर जाऊंगा। हम खूब सारे पैसे कमाएंगे। सूजन आ गई है उसके शरीर पर। ससुर जी, डॉक्टर के पास जाकर क्यों पैसा बर्बाद करना, मैं घर पर ही इलाज कर देती हूँ, अच्छे हो जाएंगे। जैसे तैसे रात बीत जाती है। अगले दिन सवेरे कोमल 1 कप चाय बनाती है और साथ में 3 खाली कप लेकर आती है और उस 1 कप की चाय थोड़ी थोड़ी तीनों कप में डालती है। बहू, ये क्या कर रही है? चाय 1 ही कप क्यों बनाई? सबके लिए बनाना था ना। माँ जी, ये 1 कप चाय को ही बराबर 4 हिस्सों में बांट दूं। वो छलांगे लगाता है। मर गई गोरी, मर गई, मेरी जान छूट गई। अब मैं किसी सुंदर और समझदार कवि से शादी करूंगा जो मेरा ख्याल रखेगी। ऐसे खुशी खुशी कालू कौवा सो जाता है। गोरी भी पेड़ की खोखर में बैठी रो रही थी। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद चांदनी एक छोटे से बछड़े को जन्म देती है। राम जी और लक्ष्मी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में राम जी की अच्छी खासी कमाई चलने लगती है। चांदनी जो भी दूध देती थी, राम जी उसे सुबह शहर जाकर बेचता था। फिर एक दिन राम जी दूध बेच के शहर से घर लौटा। तभी पीछे से एक आदमी राम जी को, 1 कप चाय में ही चारों को निपटा देगी क्या? इतनी कंजूसी क्यों? ससुर जी, 4 कप चाय बनाने में पैसा क्यों बर्बाद करना? चाय 1 घूंट पियो या 1 कप, उसका स्वाद तो एक ही रहता है ना। लीजिए, सब चाय पीजिए। कोमल सबको 1-1 कप देती है। क्या पिएंगे इसमें 1 घूंट चाय में? ये बहू तो बड़ी मक्खी चूस है। थोड़े समय बाद कोमल सारे गंदे बर्तन लेकर आंगन में आती है और बर्तन को साबुन लगाने की थी। वो कालू का बच्चा तो आज बहुत खुश होगा, दूसरी शादी का सोच रहा होगा। अगर मैं सच में मर गई तो कालू की मन की मुराद पूरी हो जाएगी। पिंकी, गोरी मर गई, गोरी मर गई है। अब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ पिंकी, वो कल सुबह भोजन लेने गई थी, अभी तक लौट। आवाज लगाता है, राम जी भाई, सुनिए तो। हाँ बोलो, क्या बात है भाई? भाई, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर तुम्हारे बैल पर पड़ी। तुम्हारा बैल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बैलों का व्यापारी हूँ। मैंने देखा तुम्हारे पास तो एक ही बैल है। तुम एक बैल का क्या करोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे बेच दो। बजाय मिट्टी लगाकर धोने लगती है। तभी सुजाता ये देखकर कोमल से कहती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? मिट्टी से कोई बर्तन धोता है क्या? माँ जी, जब मिट्टी से बर्तन साफ हो रहे तो साबुन क्यों बर्बाद करना? क्या कंजूस बहू से पाला पड़ा रे मेरा। शाम का समय, तभी दूध वाला घर आता है। 5 रुपए का दूध देना। 5 रुपए? क्या बात है भाभी जी, घर में दूध पीना बंद कर दिया क्या? कर नहीं आई, शायद उसे किसी बड़ी चील ने खा लिया है। कालू जी, आज का दिन इंतजार करें और कल शादी कर लेंगे हम। कहीं ऐसा ना हो कि गोरी जिंदा हो और कहीं से लौट कर आ जाए। मैंने सबसे पूछ लिया है, किसी ने भी नहीं देखा गोरी को। मैं अभी जाकर शादी की तैयारी करता हूँ। मैं भी ब्यूटी पार्लर से अपने पंख कलर करवा लेती हूँ। कालू खुशी खुशी वापस चला जाता। नहीं भाई, मुझे अपने बैल से बहुत प्यार है। उसके यहाँ रहने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं उसे नहीं बेचना चाहता। ठीक है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर तुम जब भी इस बैल को बेचना चाहो तो मुझे ही बेचना। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। पीछे खड़ी लक्ष्मी सारी बातें सुनती है और रात को खाना खाते समय राम जी से कहती है, आपने उस आदमी को बैल बेचने से मना क्यों किया जी? क्या सबने? अपनी बकवास बंद कर चुपचाप दूध दे और जा यहाँ से।
अजीत कोमल को 5 रुपए का दूध देकर वहां से चला जाता है। बहू, थोड़ा सा दूध क्यों लिया? आधा लीटर दूध लेना था ना। माँ जी, मैं दूध में आधा लीटर पानी मिला दूंगी तो दूध उसके बाद आधा लीटर हो जाएगा ना, फिर क्यों इतना पैसा बर्बाद करना? ये सुनकर सुजाता के होश उड़ जाते हैं। क्या होगा इस घर का पता नहीं। उसके बाद कोमल इसी तरह से रोज रोज कर है। कालू कौवा मिट्ठू को बुलाता है। मिट्ठू, लो ये मेरी शादी के कार्ड्स, सारे पक्षियों को दे आओ। क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? हाँ, कल गोरी मर गई थी और मैंने सोचा मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। फिर मिट्ठू कार्ड्स लेकर उड़ता है। कालू जी की शादी है, क्या ये कालू दूसरी शादी करवा रहा है? तो तुम क्या चाहती हो? मैं चांद को बेच दूं? जानती हो ना, जब हमारे पास कोई नहीं था तो हमें छोटा सा चांद रास्ते में मिला था, और फिर जब से हम उसे घर लाए हैं तो मानो हमारी किस्मत ही बदल गई। उफ, आप कितना दिल से सोचते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कुछ ऐसा है भी तो क्या, सारी उम्र उस बैल को मुफ्त में पालते रहना है। कंजूसी करती रही और अपने ससुराल वालों को हर खाने पीने में तरसाती रही। कोमल की कंजूसी के कारण घर का हर सदस्य परेशान हो चुका था। एक दिन की बात है, कोमल छत से नीचे आ रही थी, तभी पुरानी टूटी हुई चप्पल की वजह से कोमल का सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है और वो धड़ से नीचे गिर जाती है और उसका पैर टूट जाता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। रमेश, देखिए ना, मेरा पैर टूटने से। हाँ चिड़िया, कल है कालू की शादी, ये रहा आपका शादी का कार्ड। मिट्ठू कबूतर को भी कालू की शादी का कार्ड दे देता है और बुलबुल को भी। सारी तैयारी तो मुकम्मल हुई। अब मैं किसी रंग वाले को बुलाकर एक बार घर को भी दोबारा रंग करवा लेता हूँ। फिर कालू कौवा चाचा छमछम, जो घरों को रंग करता था, उसके पास जाता है। चाचा जी, मेरे क्या? उसका तो हमें कुछ फायदा भी नहीं है। उफ, सेठ कितना अच्छा दाम दे रहा था। मैं कह देती हूँ, आप कल ही सेठ से बात करिए और इस चांद को बेच दीजिए। राम जी चांद से बहुत प्यार करता था, वो उसे बेचना नहीं चाहता था। पत्नी के दबाव में आके चांद को सेठ को बेचना पड़ता है। अगले दिन सेठ बैल को लेने आता है। सेठ चांद को ले जाने के लिए रस्सी खोल। सूज गया है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए ना। नहीं नहीं रमेश, इसके लिए डॉक्टर के पास जाकर क्यों फिजूल पैसा बर्बाद करना। बहू अपने जख्मों पर आंगन की काली मिट्टी लगा ले और अपने टूटे पैर पर लकड़ी की पट्टी बांध ले, ठीक हो जाएगी बहू तू। क्या? और कर कोमल कंजूसी, कितनी बार कहा है तुझसे ये टूटी चप्पल बदल ले, पर नहीं, तू तो हमेशा। घर को दोबारा रंग कर दें, आज ही, थोड़ा अर्जेंट है। मैं पैसे पहले लूंगा, बाद में तुम हमेशा 2 नंबरी करते हो। नहीं नहीं, इस बार तो मेरी शादी है चाचा जी, मैं बहुत खुश हूँ। 4 आने ज्यादा ही दूंगा आपको। फिर कालू कौवा अपने घर को रंग भी करवा लेता है। रात हो जाती है। वो रात कालू कौवे के लिए गुजारना बहुत मुश्किल है। तभी चांदनी चांद से कहती है, ये कौन है? और चांद तुम्हारी रस्सी क्यों खोल रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मालिक ने मुझे बेच दिया है। ये मेरा नया मालिक है। नहीं नहीं चांद, ऐसा मत कहो। तुम चले गए तो तुम्हारे बिना मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी, मैं भी हमेशा कंजूसी करती रहती है। अब टूट गया ना पैर। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी कंजूसी नहीं करूंगी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलिए। उसके बाद रमेश और सब कोमल को डॉक्टर के पास ले आते हैं और कोमल को प्लास्टर लग जाता है। उस दिन कोमल को एहसास हुआ कि ये सब उसी की कंजूसी की वजह से हुआ है। उस दिन के बाद से कोमल ने कसम खा ली कि वो आज के बाद कंजूसी नहीं करेगी। मुश्किल थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर टाइम देखता। पहले भी 12 बजे थे और अभी तक 12 ही बजे हैं। न जाने कब ये रात गुजरेगी और कब होगी मेरी दूसरी शादी। कहीं गौरी वापस ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तक तो उसे किसी जंगली जीव ने खा भी लिया होगा। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। कालू जी अपनी शादी की तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा, पर मालिक ने ऐसा क्यों किया? हाँ, शायद मैं उनके अब किसी काम का नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे बेच दिया।
फिर सेठ रस्सी खोल के चांद को वहां से ले जाने लगता है। ये सब देख के राम जी को बहुत दुख हो रहा था। चांद पीछे मुड़ मुड़ के चांदनी और अपने बच्चों की ओर देख रहा था। चांदनी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी ओर गुंडी बहू। रोहन अपने घर में अपने माता पिता कुलदीप और मीनाक्षी से बहस कर रहा था। पिताजी, आप कब मेरी शादी करवाएंगे? मेरी उम्र 30 साल हो चुकी है। अगले 5 साल में मैं आपकी तरह बुढ़ा हो जाऊंगा। उसके बाद शादी करने का मतलब ही क्या रहेगा? अपनी बकवास बंद कर। मैंने तेरी माँ से 35 साल की उम्र में शादी की थी। आपको पता है लोग मुझे क्या कहते हैं? वो देखो बुढ़ापे की औलाद जा रहा है। अरे क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो आप? मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है। अरे की पगड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उधर पिंकी ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। एक लकड़हारा जंगल में आता है। वो किसी सूखे हुए पेड़ की तलाश में था। मिल गया, मुझे सूखा पेड़ मिल गया। लकड़हारा अपनी आरी चलाता है और पेड़ काटना शुरू करता है। अंदर बैठी गोरी कौवी चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मैं अंदर हूँ, मुझे ना काट देना। लक्ष्मी खुश थी कि चांद को बेच के अच्छा दाम मिला। रास्ते में चांद को सेठ ने खूब मारा। घर पहुंचने में पूरा दिन लग गया। चांद को बहुत बड़ी गौशाला में बांध दिया गया, जहां और भी बहुत सारे बैल थे और खाने को सूखी घास दी गई। चांद का उस अनजानी जगह पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसने वो सूखी घास नहीं खाई और पूरी रात वहां से भागने उनके बच्चे तक 5-5 साल के हो गए, वरना सब मेरे बच्चों को भी बुढ़ापे की औलाद कहेंगे। तभी रोहन की छोटी बहन पायल कहती है, पिताजी भाई की बात सही है। ये जवानी में शादी नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में शादी करेंगे? बहुत शादी करता है ना ये। अब चाहे कैसी भी लड़की मिले, इसे इसकी शादी जल्द से जल्द करवाती हूँ। फिर देखती हूँ मैं शादी के बाद कौन सा तीर मारेगा ये। फिर क्या था, रोहन के परिवार वाले लग जाते हैं रोहन के लिए लड़की देखने में। एक दिन उसी गांव की अंजलि जोर की आवाज के साथ पेड़ नीचे गिरता है और लकड़हारा वो पेड़ एक ट्रक पर लाद कर शहर ले जाता है। वहाँ एक बड़ी मशीन से लकड़ी की कटाई शुरू होती है। जब दरमियान से लकड़ी कटती है तो गोरी खोखर से आजाद हो जाती है। वो झट से उड़कर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। ये सब देखकर लकड़हारे का बेटा हंसे जा रहा था। की योजना बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ चांदनी ने भी चारा नहीं खाया। वो भूखी प्यासी ही थी। चांद जिस रस्सी से बंधा था उसे उसने खींचकर तोड़ दिया। अगले दिन जब चांदनी ने देखा तो चांद उसके सामने था। चांदनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि चांद लौट आया था। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच? तभी राम जी बाहर आकर देखता है चांद लौट आया है। उसे अपनी नाम की लड़की के घर जाते हैं। अंजलि के घर में उसकी माँ दामिनी, पिता शेखर और भाई अजीत था। दोनों परिवार में काफी समय तक बातचीत होती है। अंजलि सबके सामने अपनी नजरें नीचे किए शर्माते हुए बैठी थी। भाई साहब, हमें आपकी बेटी अंजलि बहुत पसंद है। बड़ी संस्कारी है आपकी बेटी। संस्कारी? अभी देखे कहाँ हैं आपने अंजलि के संस्कार। जब देखेंगे तो फिर भगवान ही भला करेगा आपका। हाँ वो तो है। फिर क्या इरादा है आपका? पापा, पेड़ से कौवी निकली, पेड़ से कौवी निकली। धन्यवाद इंसान जी, अगर आप न आते तो मेरी मृत्यु पक्की हो जानी थी। कालू न जाने क्या कर रहा होगा। गोरी भागती है। वो जल्दी से उड़ती हुई अपने घर जाती है। ये क्या, घर को नया रंग। मेरे मरने की खुशी ने कालू जी ने घर भी। आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? देखो, चांद लौट आया है। अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम क्या इसके लौटने पे खुश हो रहे हो? सेठ को बुलाओ, इसको यहाँ से ले जाए। इस बैल को फ्री का खाना खाने की आदत है, तभी वापस आ गया है। शादी करें? क्या बात करती हो समधन जी? इस उम्र में शादी करेंगे तो बच्चे क्या कहेंगे? अरे मैं अपनी शादी की नहीं, अपने बच्चों की शादी की बात कर रही हूँ। आप भी क्या समझ बैठे? हाँ नहीं तो क्या। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। पागल आदमी, ये क्या बकवास कर रहे हो? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा एक काम करते हैं, रोहन और अंजलि बेटी की शादी 1 महीने बाद कर देते हैं। ये सुनकर दामिनी तेजी से शेखर के पास आकर उसके कान में फुसफुसाने लगती है। अरे शादी 2 दिन बाद ही करने का बोली। रंग करवा लिया है?
गोरी उड़ती है, ना कबूतर, ना चिड़िया, ना बुलबुल, कोई भी उसे नहीं मिलता। कोई मिलता भी कैसे, क्योंकि सब पक्षी तो कालू की बारात लेकर गए हुए थे। गोरी भी एक डंडा लिए इधर उधर उड़ती फिर रही थी। वो रहे, सब वो रहे। अगले दिन सेठ फिर से चांद को ले जाने आता है। ये फिर से आ गया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें अलग कर रहे हैं? सेठ चांद को फिर से ले जाने लगता है। इस बार वो उसे मारता नहीं है। घर पहुंच के उसे गौशाला में बांध देता है। उसे फिर से सूखी घास खिलाई जाती है। चांद को इस बार एक मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो भाग न सके, पर फिर भी वो वहां से भागने के बारे में सोचना नहीं छोड़ता। इस बार भागूंगा तो चांदनी और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर जाऊंगा ताकि फिर से हमें कोई अलग ना कर सके। वहीं दूसरी ओर चांदनी चांद के बिना बहुत उदास थी। उसके लिए चांद के बिना रहना। गोरी को देखकर कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। गोरी, तुम जिंदा हो? गोरी, तुम जिंदा हो? कालू ने तो कहा था कि तुम मर गई हो। मैं गोरी की आत्मा हूँ और कालू, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर क्या था? इन्हें बड़ी मुश्किल से तो ये बकरे हमारे जाल में फंसे हैं। अगर इन्हें अंजलि की सच्चाई के बारे में पता चल गया ना, तो ये शादी तो दूर औरों की तरह हमारे घर की ओर देखेंगे भी नहीं। लपक लो इन्हें, जल्दी से मौका हाथ से निकल ना जाए। हाँ हाँ, कुछ करता हूं मैं। तभी शेखर तेजी से उठता है और हंसते हुए कुलदीप से कहता है, मैं क्या कह रहा था, जब रिश्ता तय हो ही गया है तो क्यों ना 2 दिन बाद ही शादी कर दी जाए बच्चों की। 2 दिन बाद? अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी कैसे? एक एक दिन मुश्किल हो रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ये देखकर राम जी और लक्ष्मी बहुत दुखी हो रहे थे। देखिए ना जी, हमारी लक्ष्मी को अचानक से क्या हो गया है? अच्छी भली थी, अचानक से इतनी बीमार कैसे हो गई? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे साथ मैं भी इस पाप का भागीदार बन गया हूँ। हाँ? कैसे होगा सब? वो क्या है ना, हम 8 दिन के बाद कुछ काम से विदेश जा रहे हैं और 6 से 7 महीने बाद लौटेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं जो काम 1 महीने बाद होने वाला है उसे 2 दिन बाद ही कर लेते हैं। शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। दामिनी और शेखर के समझाने पर कुलदीप और मीनाक्षी रोहन और अंजलि की शादी 2 दिन बाद करवाने को राजी हो जाते हैं। जैसे तैसे 2 दिन बीत जाते हैं। रोहन और अंजलि की शादी हो जाती है। शादी के बाद अंजलि अपने ससुराल थी, इधर अंजलि के मायके में। हश, चलो अपने घर की समस्या तो अब हमेशा के लिए चली गई। अब पता नहीं बेचारे रोहन और उसके परिवार का क्या हाल होता है। हाँ दामिनी, बड़ी मुश्किल से तो ये रिश्ता मिला था। अच्छा हुआ हर बार की तरह इस बार भी कोई गड़बड़ नहीं हुई और अंजलि की शादी सही मायनों में हो ही गई। आखिर क्या बात है? मेरे कारण? मैंने क्या किया? क्या तुम अंधी हो गई हो? तुम्हें दिखता नहीं है चांद और चांदनी का प्यार? वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। चांदनी का बच्चे का बाप भी चांद ही है। तभी चांद भाग भाग कर अपने परिवार के पास लौट आता है और हमने किसी के परिवार को तोड़ा है। इसका पाप तो हमें जरूर लगेगा। आप सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पैसों के लालच में मैंने ये क्या कर दिया। आप कल ही जाकर सेठ को उसके पैसे वापस कर दीजिए और चांद को घर ले आइए। उधर चांद पूरी रात रस्सी को तोड़ने में लगा रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वो उस मोटी रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो ही जाता है और रात में वहां से भाग जाता है। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक जाता है और चलते चलते बहुत थक जाता है। ऊपर से भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल था। ऐसी अंजलि में जो उसके परिवार वाले इतना घबरा रहे थे, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इधर अंजलि अपने ससुराल में थी। रात का समय। बड़ी संस्कारी बहू है। देखा जी, मैं अपने रोहन के लिए कितनी प्यारी बहू लेकर आई हूँ। तुम लाई? अरे मैं लाया। मैंने ही अंजलि के घर का पता किया था और मेरे कारण ही अंजलि जैसी प्यारी गुणवान लड़की इस घर की बहू बनी है। रोहन, ये लोग बहुत पका रहे यार। चलो अपना कमरा किधर है? बहुत नींद आ रही है मुझे। हाँ हाँ चलो। रोहन अंजलि को लेकर अपने कमरे में चला आता है। फिर चांद को एक जगह हरी घास का खेत दिखता है। चांद उस खेत में घुस जाता है और घास खाने लगता है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और पकड़ के एक छोटी सी अंधेरी गौशाला में बांध देते हैं। यहाँ पहले से बहुत दुर्बल पड़े हुए डरे जानवर थे।
राम जी अगले दिन सेठ के पास चांद को लेने के लिए पहुंचता है, पर सेठ से उसे पता चलता है कि चांद फिर से भाग गया। राम जी दोनों बेड पर बैठे हुए थे। अंजलि, आज हमारी सुहाग रात है। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। ओ हेलो, ये फालतू बकवास बंद कर अपनी और चुपचाप सोने दे मुझे। ये कैसे गुंडों की तरह बात कर रही हो अंजलि? जरा प्यार से बात करो ना, तुम्हारा पति हूँ मैं। पति है तो क्या सिर पर बिठा लूं तुझे? चल मेरे पैर दबा, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैर में। पगला गई हो क्या? ये किस तरह की बातें कर रही हो? देख मेरे सर में ना जी आके अपनी पत्नी को बताता है। दोनों चांद के लिए बहुत चिंतित होते हैं। हमारा चांद कहाँ गया होगा? अभी तक तो वो घर पहुंच जाता, पर उसका कोई अता पता ही नहीं है। कहाँ गया होगा वो भूखा प्यासा? आप सही कह रहे हैं जी, पर आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांद का उस कैद में दम घुट रहा था। वो सोच रहा था भगवान ने उसकी कितनी बुरी किस्मत लिखी है। बहुत दर्द हो रहा है, फालतू दिमाग का दही मत कर, चुपचाप सो जा और मुझे भी सोने दे वरना अच्छा नहीं होगा। अंजलि बेड पर लेट जाती है। ये तो मुझे देख ही नहीं रही, अभी मजा चखाता हूँ। रोहन अंजलि का हाथ पकड़कर उठाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। आज न छोड़ेंगे तुझे, दम दमादम, दिल में है प्यार भरा दम दमादम। जानू, आज है प्यार का दिन और हमारी है सुहागरात का दिन। आजा मेरी बुलबुल, तेरा इंतजार है। तभी अंजलि गुस्से में और कितना और दुख देखना बाकी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने के बाद अब मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ भी करके अपने बच्चों और चांदनी के पास पहुंचना है, बस। तभी चांद दीवार को तोड़ने की सोचता है, क्योंकि दीवार कच्ची थी। उसने सींग मार मार कर दीवार तोड़ दी, लेकिन तभी वहां गौशाला का मालिक आ जाता है और चांद को बहुत में रोहन की गर्दन पकड़कर दबोच लेती है। मेरी गर्दन! 1 घंटे से पका रहा है, चल उधर नीचे जाकर बैठ और चुपचाप सोने दे मुझे। तू मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूँ। इस गांव का बच्चा बच्चा डरता है मुझसे। बच्चा ही डरता है ना, बड़े तो नहीं डरते ना। तुम क्या गुंडी हो क्या? छोड़ो मेरी गर्दन। अंजलि धड़ से रोहन को नीचे फेंक देती है। तुम ये क्या कर रही हो? सुहाग रात के दिन कोई पत्नी ऐसा करती है क्या अपने पति के साथ? तू मानेगा नहीं ना? तभी अंजलि अपने हाथ में मिट्टी मारता है। चांद को इतना मारा जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। अब मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां हमें कोई अलग ना कर सके, कोई हम पे अपना हक ना जता सके। तभी लक्ष्मी चांद को वापस पाकर खुश होकर कहती है, चांद, तू आ गया। मुझे यकीन था तू जरूर आएगा। अजी सुनते हो? देखो तो कौन आया है। कौन आया है? मिट्टी का गमला उठा लेती है। रुक, अभी तेरा सर फोड़ती हूँ मैं। कब से दिमाग की दही कर रहा है? नहीं नहीं अंजलि, देखो पागल मत बनो, वो गमला लग जाएगा मुझे, उसे नीचे रख दो। तभी अंजलि गुस्से में आकर रोहन को वो गमला फेंक कर मारती है। तभी रोहन नीचे झुक जाता है और वो गमला सीधे कमरे की खिड़की से बाहर जाकर बाहर सड़क पर चारपाई में लेटे एक पहलवान आदमी के मुंह पर जाकर गिरता है। अरे किसने मारा मुझे ये गमला? अरे किसकी हिम्मत हुई मुझे मारने की? हमारा चांद वापस लौट आया है। क्या चांद आ गया? तभी राम जी रोते रोते उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है, मुझे माफ कर दो चांद, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे कोई हक नहीं बनता कि किसी के परिवार को तोड़ूं, और मैंने ये पाप किया। मुझे बहुत पहले ही ये सब नहीं करना चाहिए था। तोड़ डालूंगा उसे, फाड़ डालूंगा उसे। रमेश पहलवान की आवाज सुनकर रोहन के हाथ पैर कांपने लगते हैं। बाप रे, ये क्या कर दिया अंजलि तुमने? ये पहलवान इस इलाके का बहुत बड़ा गुंडा है और तुमने उसे गमला फेंक कर मार दिया। बकवास बंद कर अपनी। मैं नहीं डरती किसी पहलवान वहलवान से। चल सोने दे मुझे। इतना कहकर अंजलि बेड पर जाकर सो जाती है। अच्छा, तो ये गमला रोहन के घर से आया है। कल सवेरे इसकी खबर लेता हूँ। सवेरे का समय अंजलि अपने अब मैं तुम्हें कहीं नहीं बेचूंगा चांद, हम सब साथ रहेंगे। चांदनी, मुझे लग रहा है कि मालिक और मालकिन अब समझ गए हैं। अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें भी इनको मौका देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और वैसे भी गलती भी तो इंसानों से ही होती है, और अंत भला तो सब भला। और फिर सब खुशी से रहने लगते हैं। अपने कमरे से बाहर आती है। तभी वो देखती है कि पहलवान ने हाथ में उसके पति रोहन को उठा रखा था और रोहन चिल्ला रहा था। अरे मुझे माफ कर दो रमेश भाई, मैंने नहीं मारा था वो गमला आपको। अरे पहलवान भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे को छोड़ दीजिए।
आज तक किसी मक्खी ने भी मुझे छुआ नहीं, और इस रोहन के बच्चे ने मुझे गमला फेंक कर मारा। अरे ये कहाँ फंस गया मैं? कमरे में गुंडी पत्नी और बाहर ये पहलवान। ओए छोड़ मेरे पति को, वरना अच्छा नहीं।